नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जो टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इस टॉपिक के माध्यम से हम खिलाफत और जो असहयोग आंदोलन है उसको समझने का प्रयास करेंगे, विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इस टॉपिक से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक मुख्य बिंदु माना जाता है। इसलिए एक भारतीय होने के नाते हमें इस टॉपिक को समझना हमारा जिम्मेदारी भी हो जाता है और एक विद्यार्थी के रूप में इस टॉपिक को समझना हमारे लिए जरूरी भी हो जाता है। इसलिए हम प्रयास करेंगे इस टॉपिक को आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया जाए और इस टॉपिक को विस्तृत रूप से आपको समझाया जाए। तो सबसे पहले ये जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन है इसको हमने 10 मुख्य बिंदुओं में बांटा है, ताकि प्रत्येक बिंदु को अलग अलग तरीके से समझा जाए, ताकि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका छूट ना पाए और आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाएं। सबसे पहले हम समझेंगे कि खिलाफत आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, क्योंकि किसी भी आंदोलन के उद्देश्य को समझना जरूरी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम इसके उद्देश्य को समझेंगे, फिर खिलाफत आंदोलन का परिचय देखेंगे कि आखिर खिलाफत आंदोलन था क्या, फिर खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि को हम देखेंगे, फिर खिलाफत आंदोलन का जन्म एवं उसकी प्रगति को देखेंगे कि इसका जन्म कैसे होता है और ये किस स्तर तक इसका प्रगति होता है, कहाँ तक ये बढ़ता है। उसके बाद हम खिलाफत गांधी खिलाफत और कांग्रेस, खास करके 1919 से 20 ईस्वी के बीच में गांधी जी खिलाफत आंदोलन और कांग्रेस का उसमें क्या भूमिका रहा, इन सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद खिलाफत और असहयोग आंदोलन, क्योंकि खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो थे वो एक दूसरे के पैरेलल ही चल रहे थे। मतलब खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन जो थे वो एक ही साथ दोनों स्टार्ट किए गए थे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के ये दो पहलू थे। इसलिए इन दोनों को एक साथ जोड़कर हम इस टॉपिक में इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर खिलाफत आंदोलन के क्या परिणाम हुए उसका भी हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ असहयोग आंदोलन क्या था इसको हम लोग देखेंगे, एक अलग टॉपिक के रूप में असहयोग आंदोलन को देखेंगे। फिर असहयोग आंदोलन का क्या स्वरूप था और इसके क्या परिणाम हुए, इस बिंदु को भी हम विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में सारांश में हम खिलाफत और असहयोग आंदोलन को देखेंगे कि आखिर खिलाफत और असहयोग आंदोलन ये जो शुरू किया गया उसके क्या परिणाम हुए या उसका क्या सारांश निकला। इन सारे बिंदुओं का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। बस आप लोग जो हैं वो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, ताकि आप जो हैं वो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें और भविष्य में आप कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आता है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो और कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ऐसा हमारा आशा है। तो सबसे पहले आज जो है हमने दो टॉपिक को लिया है। इस दो टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य और खिलाफत आंदोलन का जो परिचय है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला
है खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य। क्योंकि कोई भी आंदोलन को शुरू करने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य करने के पीछे भी कोई न कोई उद्देश्य होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने के पीछे भी कोई उद्देश्य है। अगर कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई न कोई उद्देश्य है। मतलब ये जो जीवन है उसके भी कुछ न कुछ उद्देश्य है। इसी तरीके से ये खिलाफत आंदोलन हुए, उसके क्या उद्देश्य थे, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ मित्र राष्ट्र और एक तरफ जो धुरी राष्ट्र थे उनके बीच युद्ध हो रहा था। ये युद्ध जो है वो 1914 टू 1980 चला। 1914 से 1918 तक ये युद्ध चला, जिसमें विश्व के अधिकतर देश ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लिया और इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में जो दो ग्रुप थे, एक धुरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र, उनके बीच ये युद्ध चल रहा था। भारत भी एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल था, क्योंकि भारत पे उस समय जिसका शासन था वो इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल था। मतलब इंग्लैंड इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल था और इंग्लैंड जो है वो भारत को अपने कंट्रोल में किए हुए था। इसलिए भारत का जो सेना था वो भी इंग्लैंड के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। कि भारत सरकार उस समय भारत सरकार जो था वो तो अंग्रेज ही था। इसलिए एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत भी अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल था। अब यहाँ समस्या एक खड़ा हो जाता है। समस्या खड़ा ये हो जाता है, खास करके जो भारतीय मुसलमान हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है। और समस्या ये है कि उस युद्ध में तुर्की, जो कि धुरी राष्ट्र के तरफ से, इंग्लैंड जो कि मित्र राष्ट्र के तरफ का था, तो तुर्की जो था वो इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। अब ये जो युद्ध हो रहा था दोनों ग्रुप में, तो एक तरफ तुर्की था और दूसरी तरफ इंग्लैंड था। तो भारतीय मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा समस्या ये था कि एक तुर्की, जो कि तुर्की का खलीफा भारतीय मुसलमानों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था, मतलब मुस्लिम वर्ल्ड में उनको आध्यात्मिक हेड माना जाता था। तो एक तरफ तुर्की का खलीफा लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ अंग्रेज लड़ रहे थे, जो कि भारत के शासक, उस समय भारत के शासक थे या भारत के सम्राट थे। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ मुसलमानों का जो खलीफा थे वो लड़ रहे थे, जो कि उनके धार्मिक हेड थे, तो दूसरी तरफ जो उनके सम्राट थे वो युद्ध कर रहे थे। क्योंकि उस समय तक अंग्रेजों ने भारत में डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है उसको लागू कर दिया था और उसके अंतर्गत उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं से दूर करने के लिए उनको कुछ रियायत देना भी शुरू कर दिया था। इसलिए जो मुसलमान लोग थे उनके सामने अब एक समस्या था कि भाई हम इधर अंग्रेज का विरोध करें जिनके अंडर में अभी हम हैं, या हम उस तुर्की का सपोर्ट करें जो कि जहाँ के खलीफा जो हैं वो हमारे आध्यात्मिक हेड हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय मुसलमान थे उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे दोनों के बीच संधि हो जाए। मतलब तुर्की और इंग्लैंड जो है वो दोनों के बीच संधि हो जाए, और अगर संधि ना हो तो उस स्थिति में अगर तुर्की जीत गया तब इसका तो कोई वर्णन मिलता नहीं है कि भाई आखिर वो जो भारतीय मुसलमान थे वो क्या चाहते थे। अगर इस युद्ध में इंग्लैंड जीत गया तब तो वो इस तरीके का आंदोलन स्टार्ट करने का एक मूड में थे कि भाई ये तुर्की के साथ जो है वो अपमानजनक संधि ना किया जाए।
लेकिन अगर तुर्की जीत जाए तो उस स्थिति में वो अंग्रेजों के साथ क्या करे, इसके लिए जो भारतीय मुसलमान थे उनका क्या दृष्टिकोण था, इसके बारे में अभी किसी इतिहासकार ने कुछ नहीं कहा है और ना ही कुछ लिखा है। क्योंकि युद्ध जो है वो दो पक्षों के बीच होता है और उस युद्ध में कोई एक पक्ष जीतता है और दूसरा पक्ष हारता है। अब कौन पक्ष युद्ध में जीतेगा और कौन पक्ष युद्ध में हारेगा, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता है। सामान्य हालतों में इसका निर्णय नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब युद्ध में क्या होगा उसको लेकर पहले से ही एक जो माइंडसेट है उसको बनाना कि भाई अगर तुर्की युद्ध में हारता है तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर भारतीय मुसलमानों के द्वारा एक स्टेप उठाया जाता है, एक आंदोलन शुरू किया जाता है जिसे खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तुर्की में खलीफा के पद को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि खिलाफत पर किसी प्रकार का कोई आंच ना आए, उसके लिए भारतीय मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग के द्वारा अंग्रेजों पे जो दबाव बनाए जा रहे थे और उसके लिए जो आंदोलन किए थे उसे खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब हम यहां देखते हैं कि ब्रिटिश देखते हैं खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य को, तो कहता है कि ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष दबाव डालने के उद्देश्य, मतलब अंग्रेजों को ऐसा लग रहा, भारतीय मुसलमानों को ऐसा लग रहा था कि अगर युद्ध में तुर्की हार भी जाता है तो उसके साथ जो संधि किया जाए उस संधि में तुर्की के साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाए, तुर्की के साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाए। मतलब कि जो खलीफा का जो पद है उस पद के साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए और किसी प्रकार से खलीफा का जो सम्मान है उसमें आंच ना आए। इस उद्देश्य से जो भारतीय मुसलमानों का एक जो बहुसंख्यक वर्ग था उसने राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन का सूत्रपात किया जिसे खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब कि भारतीय जो मुसलमान थे वो चाहते थे कि अगर युद्ध में तुर्की हार भी जाए तो उसके साथ जो संधि किया जाए उस संधि में तुर्की के साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाए, उसमें तुर्की का जितना भी साम्राज्य है उसको तुर्की के पास ही रहने दिया जाए, तुर्की में जो खलीफा का पद है उसको उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। और इस उद्देश्य से अंग्रेजों पे दबाव बनाने के लिए भारतीय मुसलमानों के जो एक बहुत बड़ा वर्ग था उसने राष्ट्रीय स्तर पर जो एक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो खिलाफत आंदोलन है उसके परिचय को थोड़ा देख लेते हैं। तो कहता है कि भाई अब्दुल हमीद दूती जो कि तुर्की के खलीफा थे, इन्हें जो पूरे विश्व के जो मुसलमान थे वो इन्हें अमीर उल मोमिन मानते थे। अमीर उल मोमिन का मतलब होता है आध्यात्मिक गुरु, मतलब पूरे वर्ल्ड की मुसलमान, जिसमें भारत के मुसलमान भी शामिल थे, वो तुर्की के खलीफा को अमीर उल मोमिन मतलब अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। अब ये खलीफा थे, खलीफा का मतलब धार्मिक गुरु, मतलब इनको धार्मिक हेड भी माना जाता था। जो पूरे मुस्लिम स्पिरिचुअल वर्ल्ड था, जो आध्यात्मिक दुनिया था, वहां जो सबसे धार्मिक सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था वो खलीफा माने जाते थे। इसके साथ साथ उन्हें अतीत का प्रतीक माना जाता था।
जब एक समय था जब खिलाफत जो खलीफा का जो पद हुआ करता था, खलीफा का एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जो कि मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति पे आधारित था। तो उससे जो मुसलमान, वर्ल्ड के अलग अलग जगह के जो मुसलमान थे, वो उससे प्रेरणा लेते थे और उनको लगता था कि जो हमारा जो खलीफा है वो हमारे अतीत के गौरव की प्रतीक है। तो इसलिए भी इनके साथ जो भारतीय मुसलमान थे उनका सहानुभूति जुड़ा हुआ था। इसके साथ साथ जो कुछ भारतीय मुसलमान थे उनको वो पैगंबर का उत्तराधिकारी भी मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके रूप में उनको देखा जाता था। एक तरीके से कहने का मतलब है कि मुस्लिमों के बहुत बड़े संरक्षक के रूप में भी उनको देखा जाता था। और इसके साथ साथ अरब में जो पवित्र स्थल थे, मक्का, मदीना, ये सारे जो भी पवित्र स्थल थे, उनके संरक्षक के रूप में भी खलीफा को देखा जाता था। इसलिए जो भारतीय मुसलमान थे उनको ऐसा डर था कि जब तुर्की युद्ध में हार जाएगा तो खास करके अरब में जितने भी उनके धार्मिक स्थल हैं उनका कंट्रोल कोई इस्लाम धर्म के ना मानने वाले, या इसको कह सकते हैं कि गैर इस्लामिक देश के हाथों में ना चला जाए। इस डर से ये जो भारतीय मुसलमान थे वो बड़े चिंतित थे। ये किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं चाहते थे कि जो उनके पवित्र स्थल हैं वो किसी गैर मुस्लिम लोगों के संरक्षण में चला जाए, क्योंकि इनको लगता था कि इससे इनके जो धार्मिक भावना है वो जुड़ा हुआ है और ये इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। खैर, युद्ध में और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुसलमानों ने युद्ध के अंत में अंग्रेजों का साथ देने का निश्चय भी किया। और इसके पीछे उनका जो मेन उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि शायद इस तरीके से जब जो भारतीय मुसलमान हैं जब युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे तो शायद इससे जो अंग्रेज हैं वो भारतीय मुसलमानों के जो ये डिमांड है या उनका ये जो फीलिंग है या उनका ये जो भावना है उसको ध्यान में रखते हुए तुर्की के साथ कोई कड़ा जो संधि है वो ना करेंगे। और तुर्की से जब ये संधि करेंगे तो उस समय उनको कुछ रियायत दिया जाएगा, खास करके जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका जो संरक्षण है वो तुर्की के हाथों में ही रहने दिया जाएगा। इस उद्देश्य से ही भारतीय मुसलमानों ने युद्ध के अंत में, मतलब जब युद्ध अंत की कगार पे था तो उस समय भारतीय मुसलमानों ने युद्ध में अंग्रेजों का साथ लिया। लेकिन जब युद्ध खत्म होता है तो तुर्की के साथ अलग से एक सब्र की संधि की जाती है और उस संधि के अकॉर्डिंग तुर्की को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और उस भाग को जो गैर मुस्लिम देश हैं उनके संरक्षण में दे दिया जाता है। इससे जो भारतीय मुसलमान थे वो नाराज हो जाते हैं, उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो जाती हैं और जो खिलाफत कमेटी है वो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो आंदोलन है, देशव्यापी आंदोलन जो है उसको शुरू करने का निर्णय लेता है। खास करके जो खिलाफत मूवमेंट है उसमें भी हम देखेंगे कि इसमें भी जो लीडर्स थे, इनको जो लीड करने वाले जो नेता थे वो दो तरीके के थे, एक नरमपंथी विचार के और एक गर्मपंथी विचार के थे। उनमें भी जिसमें हम देखेंगे कि एक जो धड़ा था वो खास करके जहाँ पेरिस हो या वायसराय से मिलना हो तो उनसे मिलकर ये विनती कर रहे थे, उन्होंने विनती कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से
तुर्की के साथ कुछ ज्यादा जो है वो जब भी संधि किया जाए तो इस बातों को ध्यान में रखा जाए और तुर्की को कुछ रियायत दिया जाए। तो दूसरी तरफ जो एक बहुत बड़ा तबका था जिसमें उलेमा लोग भी शामिल थे, उनका ऐसा मानना था कि नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाए। इस उद्देश्य से खिलाफत कमेटी और जो कांग्रेस के लीडर्स होते हैं उनके बीच एक बैठक होती है और उस बैठक में ये नतीजा निकलता है कि गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, खिलाफत आंदोलन के मुद्दा पे गांधी जी की अध्यक्षता में एक देशव्यापी आंदोलन जो है वो शुरू किया जाता है, जिस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो खिलाफत आंदोलन है उसका, ये जो असहयोग आंदोलन है उसका जड़ खिलाफत आंदोलन से ही होकर निकलता है। अगर खिलाफत का मुद्दा ना होता तो शायद जो भारतीय मुसलमान थे वो गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन के साथ जुड़े ना होते और गांधी जी को भी ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी नजर आया कि खिलाफत आंदोलन, खिलाफत का जो ये मुद्दा है उससे जितने भी जो भारतीय मुसलमान हैं वो एकजुट हैं और इस स्थिति का फायदा उठाया जाए और जो पूरा भारतीय समाज है, जो पूरा हिंदू मुस्लिम लोग हैं, उनको एक साथ जोड़कर एक देशव्यापी आंदोलन जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ये जो दो टॉपिक हैं उनको डिस्कस किया कि भाई खिलाफत आंदोलन के क्या उद्देश्य थे और खिलाफत आंदोलन के यहाँ परिचय को हमने देखा है और आगे जो है वो हम खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि, खिलाफत आंदोलन का जन्म एवं प्रगति, गांधी, खिलाफत और कांग्रेस, खिलाफत और असहयोग, खिलाफत आंदोलन के परिणाम, असहयोग आंदोलन का स्वरूप एवं परिणाम और सारांश में खिलाफत और असहयोग आंदोलन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।